आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टरलाइजेशन। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। आई आई माई सेल्फ डॉक्टर ताराचंद, प्रिंसिपल रीजनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जयपुर। स्टरलाइजेशन जो चैप्टर है वो डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा तीनों ही कोर्सेज में बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसके साथ में इसका जो यूटिलाइजेशन है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में हम यदि लेबोरेटरी में कोई बात करें फार्मास्यूटिकली तो उसमें भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद में हम यदि हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में जितने भी सर्जिकल आइटम्स होते हैं उनका भी स्टरलाइजेशन किया जाता है। वो भी स्टरलाइजेशन के का जो चैप्टर है हमेशा हर जगह है हमें इसकी इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद में हम यदि इसके चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी इंडेक्स के बारे में देखिएगा, बात करते हैं कि हम किस किस टॉपिक पे हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। बाद में उसके बाद स्टडी करेंगे हम डिटेल स्टडी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन सच एज वेरियस मेथड्स आर यूज इन द स्टरलाइजेशन फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल एंड एप्लीकेशन ऑफ द स्टरलाइजेशन। अब सबसे पहले हमारे जो आगे जो टॉपिक है जिसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द स्टरलाइजेशन? तो स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग, रिमूविंग और डीएक्टिवेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड स्पोर्स। मतलब स्टरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एक हमारा प्रोसेस है जिसमें ऑल जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम या तो किल करें या उनको रिमूव करें या उनको डीएक्टिवेट करें इन वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म बोथ। उसके बाद में हम दिस इज कैरिड आउट फॉर ए स्पेसिफिक सरफेस ऑब्जेक्ट। हम जो इसको अप्लाई करते हैं वो स्पेसिफिक सरफेस या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे। स्लाइस कैन बी अचीव्ड थ्रू वेरियस मेथड्स इंक्लूडिंग हीट, केमिकल, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। इन वेरियस मेथड के थ्रू हम इसको अचीव कर सकते हैं, उसको स्टरलाइजेशन को प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर को हम आगे फर्दर स्टडी से पहले हम इसमें एक टर्मिनोलॉजीज का स्टडी करते हैं। जो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी स्टरलाइजेशन में जनरली यूज होती हैं और उन टर्मिनोलॉजी को हम जनरली एक ही समझते हैं, परंतु ये टर्मिनोलॉजी सब अलग अलग हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज होंगी, जैसे स्टरलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, सैनिटेशन क्या होता है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, बैक्टीरियोसाइड, फंगीसाइड, जर्मीसाइड। ये बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो जनरली जैसे जैसे मेरा चैप्टर चलेगा उसमें ये वर्ड आते रहेंगे। तो इनके बारे में हमें जनरली एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा स्टरलाइजेशन हमने पढ़ा। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है? एक लाइन में है, यदि डेफिनेशन देना चाहें तो यह है ए प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय ऑल वाइबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरस और इंडोस्पोर्स। मतलब जितने भी जो वाइबल माइक्रोब्स हैं और इंडोस्पोर्स हैं उन सबको ये क्या करते हैं इसमें स्टरलाइजेशन में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद में हमारा डिसइंफेक्शन, जो हम जनरली बार बार दोनों टर्मिनोलॉजी को एक ही साथ यूज करते हैं, परंतु ये दोनों टर्मिनोलॉजी दोनों अलग अलग हैं। इसमें क्या डिसमें ए प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव पैथोजेंस। वेजिटेटिव पैथोजेंस का मतलब जिंदा जो जीवित हैं वो, बट नॉट इंडोस्पोर्स को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? एनी किलिंग टेक्निक दैट मैकेनिकली रिमूव द माइक्रोब्स। मतलब क्या है? अभी हम ये देख रहे हैं यहाँ पर कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हर जगह जगह हम ये नाम सुन रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है, सैनिटाइजेशन गली मोहल्ले का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद में घरों का सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, उसके बाद में हम रोड पे भी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, जहाँ भी कोरोना का वायरस पेशेंट मिल रहा है वहाँ भी सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है? सीधा सीधा है क्या? क्लीनिंग टेक्निक। ये क्लीनिक टेक्निक है दैट मैकेनिकली जिनसे हम रिमूव कर रहे हैं, ये हमारी टेक्निक है। उसके बाद में हमारे और भी बहुत सारी टर्म्स इसके अंदर यूज होंगी, जैसे एंटीसेप्टिक। व्हाट इज मीन एंटीसेप्टिक? तो एंटीसेप्टिक का मतलब दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जर्म्स को हमारी उनको ग्रोथ को रोक देते हैं। बैक्टीरियासाइड्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर किल द बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को मार देते हैं। देखिएगा बैक्टीरियासाइड, साइड जहाँ CIDS लग गया उसका मतलब होता है मारना। जैसे नीचे देखिएगा जर्मीसाइड का मतलब ये किल द जर्म्स। फंजीसाइड का मतलब किल द फंजाई।
वेरीसाइड, वेरीसाइड का मतलब इनएक्टिवेट टू द वायरस, इनको ये मार, जो साइड वर्ड लग गया। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है दीज आर द एजेंट्स विच इनहिबिट द ग्रोथ। ये क्या स्टैटिक का मतलब क्या होते हैं? ग्रोथ को रोक देते हैं, ये ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, उनके स्टैटिक लगा देते हैं अपने। और जो साइड्स जो जिनको मारने का काम करते हैं उनको साइड लगा देते हैं। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंस। अब आगे मेनली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार बार हमेशा कि डिफरेंस क्या, डिफरेंस बिटवीन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये डिफरेंस हमारे को हमेशा याद रखना, और हमेशा हम जब भी जो भी एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग ये डिफ्रेंसिएशन पूछा जाता है। तो डिफरेंस अभी हमने थोड़ा सा जनरली इसकी स्टडी करते हैं, तो देखिएगा इसमें आगे डायग्राम में आपको दिख रहा है और बड़ा इजीली क्लियर हो रहा है इस डायग्राम से। देखिएगा वन साइड में हमने डिसइंफेक्शन लिखा है, दूसरे साइड में हमने स्टरलाइजेशन लिखा है। यदि हम इस डायग्राम को गौर से देखते हैं तो अब मेरे को इस डायग्राम में एक चीज़ दिखाई देती है। देखिएगा पहले डेफिनेशन पार्ट को हम देखें तो देखिएगा डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम इलिमिनेट कर रहे हैं। हाउएवर द प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव इन केस ऑफ वेजिटेटिव स्पोर्स। ये लाइन ये कह रही है कि भाई जो वेजिटेटिव स्पोर है उसमें हमारा ये कोई भी इफेक्टिव नहीं होगा, परंतु जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन पे ऊपर इफेक्टिव होगा। जैसे इसमें ये टेबल को साफ़ करना है तो टेबल पे हम कोई भी केमिकल डाल के, घरों में भी हम यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी हम इसको यूज़ करते हैं, कोई भी केमिकल डालो और केमिकल जैसे टेबल और जो भी हम साफ़ करना है, फर्श को साफ़ करते हैं, टेबल साफ़ करते हैं, कंप्यूटर साफ़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। तो वो जो साफ़ करने का हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारा डिसइंफेक्शन प्रोसेस होता है। परंतु हम यदि इसको सेकंड पार्ट में देख रहे हैं कि सेकंड में हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में देखिएगा, इस पिक्चर में हाथ में हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रही है। क्या हैं ये? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम ऑपरेशन में जनरली इनको यूज करते हैं। जैसे सीजर को यूज करते हैं, सीजर हुआ, स्पेचुला हुआ, इसके अलावा जो भी हमारे नीडल्स यूज हो रही हैं, ये सब जो हमारे ऑपरेशन में जितने भी आइटम्स यूज होते हैं वो सारे के सारे सर्जिकल आइटम हैं, वो स्टेराइल होने चाहिए। तो स्टेराइल का मतलब हम अब एक डेफिनेशन प्रोसेस में जाके देखते हैं। देखिए क्या मतलब है कि स्टेलाइजेशन रेफर टू एनी प्रोसेस दैट इलिमिनेट, रिमूव, किल और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट प्रेजेंट इन द स्पेसिफाइड रीजन। कि जो भी माइक्रोब्स हैं किसी भी तरीके के कैसे भी हैं उनको हमें को 100% रिमूव करना है और उनको किल करना है। यही हमारा स्टरलाइजेशन का बेसिक प्रोसेस है। अब हम यदि एग्जाम्पल के पार्ट ऑफ से जाते हैं तो एग्जाम्पल ने देखिए कि कौन कौन से एग्जाम डिसइंफेक्शन टेंट्स के जो हम देखते हैं तो हम कैसे डिसइंफेक्शन के क्या मेथड हैं, क्या हम यूज करते हैं। देखिएगा इथेनॉल, फिनोल, क्रीसोल, ये जनरली जो है ये हम इसमें डिसइंफेक्शन में यूज करते हैं। जैसे अभी हम बहुत सारे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है तो हम सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं। तो जितने भी जो सैनिटाइज़र हम जनरली जो यूज कर रहे हैं उनके अंदर सब में क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब इथाइल एल्कोहल, सब में इथाइल एल्कोहल डाला हुआ है, वो सैनिटाइज़र का काम कर रहा है। उसके बाद हमने लिखा है क्लोरोजाइलिनोल। ये जो क्लोरोजाइलिनोल है ये डिटोल में पाया जाता है। तो डिटोल जो है डिसइंफेक्शन का काम भी करती है। इसमें ये एक इंग्रेडिएंट होता है जो उसमें पाया जाता है। उसके बाद में स्टरलाइजेशन हम किस मेथड से करेंगे? स्टरलाइजेशन करेंगे हीट, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, रेडिएशन। ये हम इसके अंदर मेथड्स का यूज करते हैं। अब जो हमने स्टडी करी है उसको हम एक टेबुलर फॉर्म में उसको लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म के हिसाब से हम उसको याद करते हैं। देखिएगा एक तरफ हमने स्टरलाइजेशन लिखा है, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा है? डिसइंफेक्शन लिखा है। तो देखिएगा पहले हम यदि इसमें पॉइंट पे आते हैं तो इट इज़ द मेथड ऑफ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारा सार निकल के आ रहा है कि स्टरलाइजेशन में हम कंप्लीटली रिमूवल करते हैं ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डिसइंफेक्शन में ओनली रिड्यूस द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिसइंफेक्शन में हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 100% हम उनको फ्री नहीं कर सकते किसी भी आर्टिकल को। उसके बाद में देखिएगा इसमें जो हमारा स्टरलाइजेशन है उसमें हम एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब हमारा यहाँ पर यह है कि IPBP USP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उनमें एक स्पेसिफिक मेथड्स दिए हुए हैं और उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर या जो भी मैकेनिकली जो हम कोई फिल्टर यूज करेंगे तो एक स्पेसिफिक दिया हुआ है कि इसके लिए हम इतना टेम्परेचर, इतना ये है, ये ऐसा यूज करेंगे। तो एक प्रोटोकॉल के आधार पे ही हमें आगे जाना होता है और उसी आधार पर हम स्टरलाइजेशन के मेथड को यूज करते हैं। परंतु
जो डिसइंफेक्शन है इट इज़ नॉट रिक्वायर वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल। कोई प्रोटोकॉल हमारे घर में कोई भी केमिकली हम यूज़ करके कोई टेबल साफ़ कर रहे हैं या और साफ़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को साफ़ कर रहे हैं, तो हम अपनी मर्ज़ी से अपनी इच्छा अनुसार एक अमाउंट कुछ भी केमिकल के लेके हम उसको साफ़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक पैरामीटर हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में स्टरलाइजेशन किल नॉट ओनली द बैक्टीरिया और आल्सो स्पोर, ये स्पोर को भी मार देता है, इसमें स्पोर नहीं मरता है इसमें। उसके बाद में बहुत सारे हैं सर्जिकल जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम इनको स्टरलाइजेशन के जो भी इक्विपमेंट यूज होते हैं वो यूज़ करते हैं। और डिसइंफेक्शन में क्या है, डेली लाइफ स्टाइल में जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो ये है। उसके बाद में हमारे मेथड्स, जो हमारे चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट पड़ता है मेथड्स कौन कौन से हम इसमें यूज़ करते हैं देखिएगा। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। फिजिकल मेथड में देखिए टाइप मेथड आएंगे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड रेडिएशन। ड्राई हीट में ओवन यूज करेंगे, मॉइस्ट हीट में क्या करेंगे, ऑटोक्लेव यूज करेंगे। उसके बाद में बहुत सारे और मेथड हैं, पॉस्चराइजेशन, टिंडेलाइजेशन, ये सारे मेथड्स हैं इसमें हैं जो मॉइस्ट हीट के होते हैं। एंड रेडिएशन मेथड्स में एक्सपोज टू द अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूर्य की किरणें होती हैं, एंड गामा रेज में हम रख के उसको स्टाइल किया जा सकता है। केमिकल मेथड में दो तरीके से हम केमिकल मेथड यूज करते हैं। नंबर एक तो हम डायरेक्ट केमिकल यूज कर लें, दूसरा हम केमिकल नहीं करके गैसियस स्टरलाइजेशन कर लें, उनके गैस जैसे यूज कर लें, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, इसके हम गैस यूज कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, फिल्टर्स यूज करते हैं, जैसे सिरेमिक फिल्टर, ब्रिक फील्ड फिल्टर, सीड्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड मेटेलिक फिल्टर एंड मेम्ब्रेन फिल्टर। उसके बाद अब हम डिटेल जो स्टडी अभी इस टॉपिक में करने जा रहे हैं वो ड्राई हीट, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा था ड्राई हीट स्टरलाइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं और इसका मेथडोलॉजी क्या है, ये हम इसमें फिजिकल मेथड में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के अंदर यहाँ पर स्टडी करेंगे। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑफ एन आर्टिकल इज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द स्टरलाइजेशन प्रैक्टिस। ये हमारा सबसे पुराना मेथड है, जो हमारा जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन है, सबसे पहले शुरुआत हमने इसी से की थी, सबसे पुराना मेथड है। इसमें हॉट एयर का यूज होता है, हॉट एयर, ड्राई एयर का इसमें हम यूज करते हैं, और ड्राई एयर से यूज करके हम उसको स्टेराइल करते हैं। इसका जो सबसे मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये काम कैसे करते हैं, भाई कोई बैक्टीरिया था मर कैसे गया, वाई डिस्ट्रॉय क्यों हो गया, क्योंकि दिस इज द, इसमें जो मैकेनिज्म यूज होता है ऑक्सीडेशन एंड यूज होता है ड्यू टू द प्रोटीन डीनेचुरेशन। ऑक्सीडेशन जो आरएनए होता है, आरएनए के साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय करेगी, और जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देगी। जैसे अभी कोरोना वायरस है, उसके आउटर लेयर हम मान रहे हैं कि प्रोटीन की बनी हुई है, तो प्रोटीन के साथ में उसके जब साबुन हम लगा रहे हैं तो साबुन के साथ में उसका रप्चर हो जाएगा और डीनेचुरेशन उसका हो जाता है। उसके बाद में भाई हॉट एयर ओवन, हम जनरली अभी स्टडी करते हैं हॉट एयर ओवन, जो इसका एग्जांपल था। हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे तक रखते हैं। पहला तो हमारा प्रोसेस हुआ नीडल और सिरिंज के लिए। दूसरा हमारा जो है, यदि हमारे पास में ग्लिसरीन या लिक्विड पैराफिन है तो उसके लिए हमें रखना पड़ेगा 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक हम उसके अंदर रखते हैं। अब हम एक पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ द ऑटोक्लेव। इस ऑटोक्लेव में क्या है देखिएगा, नहीं सॉरी, ओवन, ये हम ओवन देख रहे हैं। इस ओवन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, उसके बीच में हमारे पास परफोरेटेड, हमारे पास में ये सेल्फ्स दिखाई दे रही हैं। राइट हैंड साइड में हमें एक फैन दिखाई दे रहा है, इनर साइड में है। एक नीचे की साइड में हमें एक वेंट दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर नीचे की साइड में है, इंडिकेटर है, ऑन ऑफ बटन है, और ऊपर की साइड में फ्रंट में हमें एक थर्मामीटर दिखाई दे रहा है, जो कि थर्मामीटर क्या काम करता है, हमें टेम्परेचर को नापने के काम आता है कि इसमें इतना टेम्परेचर है। उसके बाद में हम एक दूसरे ओवन की पिक्चर देखते हैं, देखिएगा दूसरा एक ओवन दूसरा साइज और शेप में, इसलिए ओवन बहुत साइज और शेप के अवेलेबल होते हैं। इसका जो डोर होता है, वो डोर है वो डबल, ये पूरे के पूरा जो ओवन बना होता है डबल लेयर, इनर लेयर अलग होती है, आउटर लेयर अलग होती है। तो और जो डोर होता है उसके अंदर की साइड में एस्बेस्टोस की बनी हुई लेयर होती है, जो जो क्या काम करती है, टेम्परेचर को लॉस होने से बचाती है। उसके बाद में हमारा है एडवांटेज। व्हाट इज़ द एडवांटेज, मतलब हम जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर रहे हैं इसका मेनली एडवांटेज क्या है, हम इसको क्यों करें,
दो चीज़ें होती हैं हमेशा जब हम कोई भी मेथड अप्लाई करते हैं, तो एक उसकी एडवांटेज देखनी होती है, दूसरी हमें उसकी डिसएडवांटेज देखनी होती हैं, और दोनों को बराबर ध्यान में रखा जाता है। जितनी एडवांटेज इंपॉर्टेंट होती है उतनी उसकी डिसएडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है, जितनी डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है उतनी उसकी एडवांटेज भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा एडवांटेज, देखिएगा इट इज़ इफेक्टिव मेथड फॉर द स्टलाइजेशन ऑफ हीट स्टेबल आर्टिकल। जो भी हीट में स्टेबल आर्टिकल्स होते हैं उसमें ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा, इट इज़ ओनली मेथड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ ऑयल्स एंड पाउडर। ऑयल और पाउडर को स्टरलाइजेशन करने का ओनली एंड ओनली यही एक मेथड है। ऑयल्स की हम बात कर रहे हैं, फिक्स्ड ऑयल जो होते हैं हमारे, उनकी हम बात कर रहे हैं, और पाउडर्स, क्योंकि पाउडर जो होता है मॉइस्ट में ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ये यही मेथड हमारा जो ड्राई हीट है काम आता है। उसके बाद में लेस डैमेजिंग ऑफ द ग्लास एंड मेटल इक्विपमेंट। जो हमारे मेटल इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, जो ग्लास इक्विपमेंट होते हैं, जैसे जैसे ग्लास इक्विपमेंट में क्या होता है, बीकर हो गया, पिपेट हो गया, कोनिकल हो गया, ये जो जितने भी हमारे ग्लासवेयर जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हम जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो हम इसी मेथड से ही उनको स्टरलाइज कर सकते हैं या करते हैं। नहीं तो यदि मोइस्ट में काम करेंगे तो क्या होगा, एल्कली एक्सट्रैक्शन हो जाएगा उनका, क्योंकि जो जितने ग्लासवेयर होते हैं उनमें एल्कली मेटल होता है, वो क्या करेगा, उनके साथ में रिएक्शन हो जाएगी, और रिस्क ऑफ द कंटामिनेशन होने का मेथड है, इसलिए हम उसमें वो मेथड यूज नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज है। देखेगा, ए ड्राई हीट कैबिनेट इजी टू इंस्टॉल, मतलब इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। अवेलेबल इन वेरियस साइज एंड शेप, अलग अलग साइज और शेप में अवेलेबल है, हम इनको कहीं भी रख सकते हैं। दूसरा, रिलेटिवली लो ऑपरेशन कॉस्ट, कॉस्टिंग बहुत कम है इनकी। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाएं तो सबसे बड़ी चीज़ हमें कॉस्टिंग का ध्यान में रखा जाता है कि कॉस्टिंग मिनिमम से मिनिमम आनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, पेनिट्रेट द मटेरियल, पेनिट्रेट कर लेता है इजीली। इट इज नॉन टॉक्सिक, नॉन टॉक्सिक होता है, सबसे बड़ी बात है कोई भी मटेरियल नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब जहरीला, जहरीला नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो मेथड जो यूज हो रहा है जो भी है इसमें हम, वो नॉन टॉक्सिक है एंड डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। आगे देखें, नॉन कोरोजिव फॉर मेटल्स, जो मेटल्स हैं वो उसके लिए नॉन कोरोजिव मेथड है। नॉन कोरोजिव को मतलब उसके यदि हम मॉइस्चर होगा तो कोरोजन पैदा हो जाएगा, इसलिए हम कोरोजन इसमें नहीं होता। इसलिए हमारे ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नॉन कोरोजिव होता है ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। आगे है डिसएडवांटेज ऑफ द ड्राई हीट स्टाइल। डिसएडवांटेजेस का है क्या है इसकी, देखिए सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज ये है कि आज का जो टाइम है बड़ा फास्ट है, और उस टाइम को फास्ट को देखते हुए हमें रिजल्ट बहुत हमेशा जल्दी चाहिए, परंतु ये है टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। जैसे हमने 1 घंटा बताया या 2 घंटे बताए, तो इसमें क्या हमें टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज लो रेट ऑफ हीट पेनिट्रेशन एंड माइक्रोबियल किलिंग। थोड़ी सी पेनिट्रेशन जो है इसकी जो है अंदर है, मोइस्ट हीट की बजाय कम पेनिट्रेशन पावर होते हैं, तो हम उससे कंपेयर करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चर हीट स्टरलाइजेशन जो हमारा आगे वाला जो मेथड है उसको देखते हैं, इसकी पेनिट्रेशन पावर लो है तो किलिंग जो माइक्रोब्स है वो धीरे धीरे होगी। ये हमारी इसकी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद में हाई टेम्परेचर आर नॉट सुइटेबल फॉर द मोस्ट मटेरियल। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए हाई टेम्परेचर क्या होता है, सुइटेबल नहीं होते हैं, तो ये जो सूटेबल नहीं होंगे तो हम उसके अंदर नहीं कर पाते हैं। आगे जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, प्रिपरेशंस कंटेनिंग वाटर, एल्कोहल, वोलेटाइल सब्सटेंसेस बिकॉज हाई टेम्परेचर, मतलब इनका हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाटर, जो वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हम सभी जानते हैं। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल हो जाएगा तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें हम टेम्परेचर ही 160 डिग्री के आसपास रख रहे हैं लगभग, तो 160 डिग्री पे आते आते तो वो बॉयल होकर वेपोरेट हो जाएगा, तो हम उसको नहीं कर सकते। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 74 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका भी एल्कोहल का भी हम नहीं कर सकते। ऐसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो टेम्परेचर के साथ में उड़ जाते हैं, वोलेटाइल हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को भी हम इसमें स्टरलाइज नहीं कर सकते, हाई टेम्परेचर को ये सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है सर्जिकल ड्रेसिंग कैन नॉट बी स्टरलाइज बाय दिस मेथड। सर्जिकल जो भी ड्रेसिंग्स हमारी हैं उनको भी हम इसके थ्रू ड्रेसिंग का मतलब आप सकते हैं कॉटन हुई, बैंडेज हुई, ये सारी हमारी सर्जिकल ड्रेसिंग कहलाती हैं, तो इनको भी हम इस मेथड के थ्रू स्टराइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। आगे हमारा जो जो फर्दर जो चैप्टर के जो मेथड्स हैं वो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, और
इसके ऊपर यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चनरीज हो, कोई भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।